दिल्ली के इंदिरा गांधी स्टेडियम में बीजेपी के बूथ सम्मेलन से खिताब करते हुए वज़ीर दाखिला अमित शाह ने केजरीवाल सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि दिल्ली के लोगों को केजरीवाल से 5 साल का हिसाब मांगना चाहिए। मैं दिल्ली की जनता को कहना चाहता हूं, 5 साल से सरकार चली, उसने क्या किया, ये आपको हिसाब मांगना चाहिए केजरीवाल से। अभी ये जो कह रहे हैं वो सारी चीजें उनको भी मालूम है पूरी नहीं करनी है, इसलिए कह रहे हैं। मित्रों, जहां तक नरेंद्र मोदी जी का सवाल है, हमने कहा था कि अनधिकृत कॉलोनी को अधिकृत बनाएंगे, लोगों को अपने घर का मालिक बनाएंगे। 2019 में कहा था, 19 समाप्त होते होते इस सरदार हरदीप सिंह पुरी यहां बैठे हैं, मोदी जी ने उनको आदेश दिया और उन्होंने अनधिकृत कॉलोनियों को अधिकृत बनाने की शुरुआत कल रजिस्ट्री कर दी। मैं कहना चाहता हूं भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को, अनधिकृत कॉलोनियों के 40 लाख लोगों तक आप जाइए और बताइए कि नरेंद्र मोदी जी ने। मित्रों, सिख दंगे, सिखों पर जो नरसंहार हुआ 84 के 85 के अंदर, उसके अंदर 3300 से ज्यादा सिख भाइयों बहनों को कत्लेआम कर दिया। कांग्रेस की सरकारें उनके गांव पर मरहम नहीं लगाती। नरेंद्र मोदी सरकार आई, राजनाथ सिंह गृह मंत्री थे, हर परिवार को ढूंढ कर 5 लाख का मुआवजा दे। दिल्ली में आज 150 नए मोहल्ला क्लिनिक की शुरुआत हुई है। इसके साथ ही दिल्ली में मोहल्ला क्लिनिक की तादाद 300 के पार हो जाएगी। आम आदमी पार्टी ने 1000 मोहल्ला क्लिनिक खोलने का वादा किया था। आम आदमी का दावा है कि जल्द ही मोहल्ला क्लिनिक खोलने के 1000 के हदफ को मुकम्मल कर लिया जाएगा। दिल्ली के लोगों के लिए आज बड़ी खुशी का दिन है। पूरे दिल्ली में 150 नए मोहल्ला क्लिनिक आज शुरू होने जा रहे हैं। अलग अलग इलाकों में अलग अलग मोहल्ले क्लिनिक्स का उद्घाटन हो रहा है। तो अभी तक दिल्ली में लगभग 300 के करीब मोहल्ला क्लिनिक्स चल रहे हैं। इसके साथ 450 मोहल्ला क्लिनिक्स हो जाएंगे। इतने बड़े स्तर के ऊपर स्वास्थ्य सेवाओं का एक्सपेंशन आज तक ना तो देश में तो क्या दुनिया में कभी नहीं देखा गया। मैं दिल्ली के लोगों को बहुत बहुत बधाई देता हूं। ये इसीलिए संभव हो पाया क्योंकि दिल्ली के लोगों ने एक अच्छी और ईमानदार सरकार चुनी। 1000 का सीएए पर जारी रस्साकशी के बीच बिहार में अब एनपीआर यानी नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर की तारीख मुकर्रर करने पर सवाल खड़े हो गए हैं। बिहार के नायब वज़ीर आला सुशील मोदी ने ऐलान किया था कि 15 मई से 28 मई तक एनपीआर का काम मुकम्मल कर लिया जाएगा। देखिए रिपोर्ट। एनआरसी और एनपीआर को लेकर हो रही रस्साकशी के बीच बिहार के नायब वज़ीर आला सुशील कुमार मोदी ने बड़ा बयान देते हुए कहा है कि बिहार में 25 मई से 28 मई 2020 तक एनपीआर का काम पूरा कर लिया जाएगा। ये राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर जो है, जिसको अपडेट करने का काम होगा और बिहार में ये काम 15 मई से लेकर 28 मई के बीच में संपन्न होगा। एनपीआर पर सुशील कुमार मोदी के बयान पर अपोजिशन पार्टियां इख्तिलाफ करती। इससे पहले ही जेडीयू लीडर और वजीर श्याम रजक ने ही सवाल खड़े कर दिए और कहा कि ये सुशील कुमार मोदी का इनफरादी फैसला होगा। श्याम रजक ने कहा कि ना तो इस पर काबीना में गुफ्तगू हुई है और ना ही नीतीश कुमार ने कुछ बोला है, फिर कैसे वो ये कह सकते हैं। राज्यों को इसके लिए निर्णय लेना है कि उसको कैसे चलाना है, क्या करना है, क्या नहीं करना। तो राज्य ने उस पर जब चर्चा ही नहीं किया है तो कोई व्यक्ति अगर घोषणा करता है, इस देश में, इस राज्य में मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी हैं। ऐसे में सवाल उठता है कि इतने बड़े मसले पर बिहार के नायब वज़ीर आला इनफरादी राय अवामी प्लेटफॉर्म से कैसे दे सकते हैं। सीएए पर जेडीयू ने बीजेपी का साथ दिया। एनआरसी पर नीतीश ने साफ कर दिया है कि इसे बिहार में लागू नहीं किया जाएगा। वहीं अपोजिशन का कहना है एनआरसी के लिए ही एनपीआर लाया गया है। ऐसे में नीतीश कुमार का स्टैंड क्या होता है,
ये देखने वाली बात होगी। न्यूज़ 18 के लिए पटना से ब्रिजम पांडे की रिपोर्ट। पूरे मुल्क में एनआरसी और शहरियत कानून के खिलाफ चलने वाले एहतजाजी मुजाहरों का असर इलाहाबाद में लगने वाले माघ मेले पर भी पड़ने लगा है। दरिया संगम के किनारे लगने वाला माघ मेला 10 जनवरी से शुरू हो रहा है। मुल्क के हालात को देखते हुए इस बार मेला इंतजामिया ने मेले में सिक्योरिटी के निहायत सख्त इंतजाम करने का फैसला किया है। पेश इलाहाबाद से मुश्ताक आमिर की खास रिपोर्ट। इलाहाबाद वो मुकाम है जहां हर 12 बरस के बाद महाकुंभ और 6 बरस में कुंभ मेला लगता है। मुल्क भर में शरीयत कानून और एनआरसी के खिलाफ जिस तरह का अवामी मुजाहरों का सिलसिला जारी है, इसको देखते हुए मेला इंतजामिया ने सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम करने का फैसला किया है। इसके लिए पूरे मेले में 3000 से ज्यादा सिक्योरिटी एहलकारों को तैनात किया जा रहा है। पुलिस इंतजामिया का कहना है कि मेले की सिक्योरिटी से कोई समझौता नहीं किया जाएगा। तकरीबन 1 माह तक चलने वाले माघ मेले की तैयारियां जोरों पर है। मेले की तैयारियां लगभग पूरी कर ली गई हैं। इस बार मेले में सिक्योरिटी के अलावा सफाई पर भी खास तवज्जो दी जा रही है। डायरेक्ट इनपुट नहीं है, लेकिन एक जो माहौल है, जो जिस तरह से लगता है, सतर्कता हमेशा अपेक्षित है। कोई डायरेक्ट इनपुट नहीं है और अभी भी मेले में इतने मेले हुए कोई स्पेसिफिक इनपुट नहीं था। एक बार ये आया था कि पानी में जहर मिलाने की बात आई थी, एक वीडियो ऐसा मिला था जो आईएसआई का था, लेकिन इस बार कोई मेले को लेकर स्पेसिफिक इनपुट नहीं है। लेकिन सामान्य जो थ्रेट परसेप्शन है वो बहुत गंभीर है। जिस तरह का माहौल चल रहा है उसमें हम लोग को देखते हुए सुरक्षा की पूरी तैयारी करनी है। स्वच्छता को लेकर के हम लोगों ने करीब 25,000 टॉयलेट्स का इस बार इंतजाम किया हुआ है। 25,000 टॉयलेट्स लगेंगे। इलाहाबाद का माघ मेला अपनी गंगा जमनी तहजीब की वजह से पूरी दुनिया में मशहूर है। क्योंकि ये मेला दरियाए गंगा व जमुना के साहिल पर लगता है, इसलिए इसके अलामती हैसियत भी है। लेकिन गुज़िश्ता चंद बरसों के दौरान इस मेले के शक्ल सूरत में कई तब्दीलियां रोनुमा हुई हैं। बाज मजहबी जमातों की तरफ से इस मेले को सिर्फ एक मजहबी तकरीब से मखसूस कर जोड़ कर देखा जाने लगा है। इसके बावजूद संगम का माघ मेला आज भी अपनी रिवायती शनाख्त की वजह से ही पूरी दुनिया में मशहूर है। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए इलाहाबाद से मुश्ताक आमिर की रिपोर्ट। एनआरसी और एनपीआर के खिलाफ मुल्क भर में एहतजाज हो रहा है। हैदराबाद के धरना चौक पर मुनक्कदा मिलियन मार्च में डॉक्टर्स एसोसिएशन ने भी शिरकत की। शहर के तमाम डॉक्टर्स ने मिलियन मार्च में हिस्सा लिया। इस दौरान मरकज की जानिब से पेश करदा शहरियत तरमीमी कानून को वापस लेने की डॉक्टर्स ने मांग की। एहतजाजी डॉक्टर्स ने मुल्क को मजहब के नाम पर तकसीम करने का मरकज पर इल्ज़ाम आयद किया और कहा कि एनपीआर एनआरसी का पहला स्टेप है। ये जमहूरियत के खिलाफ है, जिसकी न सिर्फ मुसलमान बल्कि दीगर मज़ाहिब के सेकुलर जहन के लोग मुखालफत कर रहे हैं। एनपीआर में एक लो लेवल गवर्नमेंट ऑफिसर को मेरी शहर के खिलाफ, मेरे खिलाफ डाउटफुल मार्क करने का मौका मिलता। एंड जब उन्हें डाउटफुल मार्क करता फॉर मी, नेक्स्ट टाइम मैं आता हूँ एनआरसी में, फिर फॉरेनर्स ट्रिब्यूनल में, फिर डिटेंशन सेंटर में। तो ये बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड वेब बिछाया गया ताकि देश को बांटा जाए। सीएए से, एनआरसी से, एनपीआर से, ये तीनों एक टॉक्सिक मिक्सचर है जो देश की बुनियाद को हिला कर रख देंगे। हमारा देश यूनिटी एंड डाइवर्सिटी के लिए फेमस है। सुप्रीम कोर्ट to strike down completely the CAA, the NRC and the NPR, remove the controversial questions. Questions on citizenship should be removed from NPR. NPR is not census, it is not benign, it is a malignant plan by the government. So the NPR में सवालात on citizenship should be removed, questions on doubtful citizenship should be removed, and all of this we will not keep quiet जब तक हमारा हक नहीं मिलेगा। हमारा मुल्क यहीं पैदा हुआ है, यहीं खाएंगे, यहीं जिएंगे, यहीं मरेंगे। शहरियत तरमीमी कानून के खिलाफ बेंगलुरु में कई नौजवानों ने आज अपने खून का अतिया पेश करते हुए एहतजाज दर्ज कराया। जमीयत उलमा हिंद और बेंगलुरु यूथ वेलफेयर एसोसिएशन के तहत यह खुसूसी प्रोग्राम मुनक्किद हुआ। एक रोज़ा ब्लड डोनेशन कैंप में तकरीबन 2000 नौजवानों ने रज़ाकाराना तौर पर अपने खून का अतिया पेश किया। हुकूमत को ये पैगाम दिया कि वो किसी भी सूरत में CAA, NRC और NPR को कबूल नहीं करेंगे।
मुल्क के आईटी शहर बेंगलुरु में शहरियत तरमीमी कानून या नारसी या एनपीआर के ख़िलाफ़ पुरज़ोर एहतजाजात हो रहे हैं। इस एहतजाज के दरमियान एक अनोखा एहतजाज बेंगलुरु के बन्नरघट्टा रोड के जल भवन के करीब मुनक़द किया गया है। यहाँ पर नौजवान कसीर तादाद में अपने खून का अतिया पेश करते हुए खिदमत खल्क़ की मिसाल कायम कर रहे हैं, इंसानियत और हमदर्दी की मिसाल कायम कर रहे हैं और साथ ही अपना एहतजाज बुलंद कर रहे हैं और ये पैगाम दे रहे हैं कि हुकूमत फ़ौरन इन कवानीन को वापस ले। ये खुसूसी प्रोग्राम जमीयत उलमा हिंद और बेंगलुरु यूथ वेलफेयर एसोसिएशन के तहत मुनक़द किया गया है। आज बड़ी तादाद में नौजवानों ने रज़ाकाराना तौर पर अपना खून पेश किया है और यहाँ पर जमीयत उलमा हिंद के ज़िम्मेदारान हमारे साथ मौजूद हैं। फरमाइए हज़रत कि क्यों ख्याल आया कि इस तरह का एक प्रोग्राम हो? ये तमाम इस इलाके के नौजवानों ने बैठकर ये मशवरा किया कि भाई जैसा एक खून का अतिया एक मजबूर और बेबस आदमी के काम आता है, इसी तरह इस वक्त संविधान को भी एक बीमार बनाने की कोशिश की जा रही है। जैसा खून के अतिये से किसी की जान बचाई जा सकती है, ये हम एहतजाज करके ये मुल्क के तमाम हुक्मरानों तक बात पहुंचाना चाहते हैं कि भाई आप ये कॉन्स्टिट्यूशन को जो बीमार बनाने की जो आपने सीएए के तहत एक्ट बना करके जो बाबा अम्बेडकर की जो बनाई हुई कॉन्स्टिट्यूशन को आप जो कमज़ोर कर रहे हैं और उसके ढांचे और उसके नीचे की बुनियादों को ख़राब कर रहे हैं, वो ख़राब करने वाले इन कामों को और इन एक्टों को ख़त्म किया जाए और लोगों को राहत से रहने दिया जाए। बड़े ही जोश और जज्बे के साथ नौजवान इकट्ठा हुए हैं और अपने खून का अतिया दे रहे हैं। बताइए क्या यहाँ पर किस लिए आप यहाँ पर आए? वो एनआरसी का प्रोटेस्ट के बारे में खून देने के लिए आ गए हैं इधर। तो सभी खून दे रहे हैं इधर भी, और भी तादाद थे कि खून देने की कोशिश कर रहे हैं। 2000 नौजवान पूरे उनकी तरफ से खून देना चाह रहे हैं इधर आके। अच्छा, किसने कहा आपको कि यहाँ पर इस तरह का काम करना चाहिए, आपको ब्लड देना चाहिए? क्योंकि हमारे लिए अभी पेपर चाहिए, ब्लड देना चाहिए, इसलिए हम ब्लड दे रहे हैं। क्योंकि हम पेपर नहीं दे सकते, ब्लड दे रहे हैं। ब्लड दे के हम ये पूरा प्रोटेस्ट क्लियर करना चाहते हैं। ओके, फरमाइए मौलाना जी। आज का ये जो हमारा यहाँ का कैंप जो लगा है, खून के अतिये का कैंप, ये एक पूरे मुल्क के अंदर एक अनोखा और एक मुनफरिद किस्म का एक एहतजाज है। और यह ऐसा एहतजाज है जिस पर कोई भी उंगली नहीं उठा सकता। हम किसी के ख़िलाफ़ नहीं, बल्कि ये जो काला क़ानून, जो अंधा क़ानून बनाया है, जिससे न सिर्फ मुसलमानों को बल्कि मुल्क के हर अक़लियत को तकलीफ़ हो रही है, यह एहतजाज उस तकलीफ़ के ख़िलाफ़ है। हम ये चाहते हैं इन एहतजाजात के ज़रिए से खून दे कर के मुल्क को और तमाम बीमारों को खून देकर हम ये दुनिया को बताना चाहते हैं कि ये कानून अंधा है और काला है, इससे हर एक को तकलीफ़ पहुंच रही है। और ये जो हुकूमतें बैठी हैं, ये ऐसे ऐसे कानून, नए नए कानून ला रहे हैं जिससे हर एक को परेशानी और तकलीफ़ें आती जा रही हैं। जो असल तकलीफ़ें, जो असल परेशानियां हैं, माशी जो हालात हैं, उसकी तरफ कोई तवज्जो नहीं हो पा रही है। इसलिए हम ये एहतजाजात कर रहे हैं। देखिए, इस मुल्क में जो है कानून और संविधान बनाया गया था इंसानियत की बुनियाद पर, मजहबी भेदभाव के बुनियाद पर नहीं। लेकिन मौजूदा हुकूमत जो इस संविधान को और इंसानियत को खून कर रही है, ये इस बात की दलील है कि यहाँ के संविधान को और गलत बिलें पास कर तोड़ा जा रहा है, खून बहा जा रहा है संविधान का। तो आज इस बेंगलुरु सौद के अंदर जो जमीयत उलमा सौद की तरफ से जो अनोखा अनमोल प्रोग्राम किया गया है, ये इस बात की दलील है कि अंधा कानून और काला कानून को वापस ले ले। बुजुर्गों ने खून दे के आज़ादी ली हिंदुस्तान की, इस वजह से एनआरसी के लिए, आज़ादी करने के लिए हमें खून ये कर रही। एनआरसी सीएए एनआरपी कैंसिल होने के वास्ते में खून देना अत्याचार शुरू कर गई। ब्लड कैंप आज यहाँ पर कितने नौजवान आए हुए? तकरीबन 2000 आदमी आके हैं। बस हमें ये बोलना चाहते हैं, बहुत से लोग बोल चुके हैं, यहाँ पर हमारा कहावत है कि भाई हब्बुल वतन नुस्फल ईमान, आधा हम जो है हम भी वतन के प्यारे हैं, हमको वतन भी प्यारा है। हुए कोई भी पार्टी का आदमी हो, दस्तूर के खिलाफ जाएंगे तो हम उनको बख्शेंगे नहीं। इस वक्त हिंदू वतन, हम ब्रदर वतन को भी होश आया है कि सब मिलकर जाएंगे। आज हमारा नंबर है तो कल उनका नंबर है। सिख ब्रादरी है वो उनको भी नहीं बख्शेंगे, बुद्धिज़्म है उनको भी नहीं बख्शेंगे, दलित हैं उनको भी नहीं बख्शेंगे। देख रहे हैं कि इस ब्लड डोनेशन कैंप में ख़वातीन भी अपने खून का अतिया देकर अपना एहतजाज दर्ज कर रही हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, मोदी सर से और अमित शाह से मैं गुजारिश कर रही हूँ, जो गरीबी है पहले उसको हटाइए, ज़ात बात सब बाद में देखी जाएगी। अभी हम हिंदुस्तान में पैदा हुए हैं तो हिंदुस्तानी है सर,
और जात वात कुछ नहीं है। हम इस ज़मीन में पैदा हुए, हमारे से पहले बड़े लोग सब शहीद हुए हैं, सब बच्चे सब इस जनरेशन में है। बस इन जनरेशन में सोचिए सर, इस जनरेशन के बारे में सोचिए, पढ़ाई के बारे में, गरीबी के बारे में। ये NRP and NRC, this is not good for India and for Indians. It should be implicated on everyone. Why only Muslims? This is the point. Why only Muslims? We don't want. We want just equality. Where is democracy? The word democracy should be implemented. Equal rights should be given to everyone. So we are really against and we have come here to donate our blood. बताइए मैडम, कहाँ से आप आए हैं? हम यहीं बेंगलुरु के रहने वाले हैं, गुरपन पालिये से। हम जैसे जामिया मिलिया में और कई मदारिस में बच्चों के खून खराबे हो रहे हैं, उनको मारे जा रहे हैं, वो नहीं कर सकते। उस वजह से कम हम ये खून का अतिया देकर ये साबित कर सकते हैं कि हम NRC और NPR CAA के लिए हम उसके खिलाफ हैं। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि बेंगलुरु के जयनगर इलाके में कई नौजवानों ने रज़ाकाराना तौर पर अपने खून का अतिया पेश किया है और ये पुरज़ोर मांग की है कि हुकूमत किसी भी सूरत में इन कानून को, ये CAA हो या NRC हो, NPR को नाफिज न करे और अवाम को परेशान न करे। कैमरामैन पवन के साथ रऊफ अहमद, न्यूज़ 18 उर्दू, बेंगलुरु। अलीगढ़ के जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज के ट्रामा सेंटर पर आज रेजिडेंट डॉक्टर्स एसोसिएशन की जानिब से शहरियत तरमीमी कानून के खिलाफ एक मुज़ाकरे का इनेकाद किया गया। इसमें मुल्क भर से मुतादिद तलबा लीडरान और समाजी कारकुनों ने शिरकत की और हुकूमत के इक़दाम की सख्त अल्फाज में मजम्मत की। मुज़ाकरे से खिताब करते हुए मारूफ समाजी कारकुन कविता कृष्णन ने जहाँ कहा कि हुकूमत शहरियत तरमीमी कानून के खिलाफ मुल्क भर में हो रहे मुजाहरों से घबरा गई है, बस हमें आवाम को मज़ीद बेदार करने की ज़रूरत है। वहीं सबीका नकवी ने मुल्क की आज़ादी में मुसलमानों के किरदार पर रोशनी डाली और कहा कि आज दस्तूर को बचाने के लिए भी मुसलमान सड़कों पर हैं। इस मौके पर दीगर मुकर्रिरीन ने भी अपने ख्यालात का इजहार किया। मुज़ाकरे में बड़ी तादाद में लोगों ने शिरकत की। अमन को प्रायोरिटी हमेशा से देते आए हैं और तुम्हें लगा कि तुम मजहबी तौर पे हमारे साथ कुछ भी करते जाओ, हम झेल लेंगे। अब संविधान की बारी आ गई है तो मुसलमान और ये कौम कैसे खामोश रहेगी? वो लोग जो संविधान के बनाने में, इस देश को आजादी दिलाने में साथ थे, जब तुम संविधान पे बोलोगे तो हम सड़क पे जरूर आएंगे। इस पे हमला किया जा रहा है, हमारे नर्सेस को उठा के बाहर फेंका जाता है, मेडिकल वॉलंटियर्स को डिटेन कर लिया जाता है। तो ये जिस तरह का माहौल अभी देश में बन चुका है दोस्तों, इसके खिलाफ हम सबको एकजुट होने की जरूरत है, क्योंकि अब कोई भी सेफ नहीं है। वो खुद ही जो है वो NPR NRC CAA का जो एक्चुअल मंशा है उसको तो खुलेआम कह रही है, साफ साफ कह रही है, उसको तो छिपा ही नहीं रही है, खुल के कह रही है। और ये हो रहा है, घरों से बच्चों को उठा के ले जा रहे हैं, हॉस्टल से बच्चों को उठा के ले जा रहे हैं, भयानक तरीके से प्रताड़ित कर रहे हैं। और उसके बाद में भी इतनी बेशर्मी है कि नेशनल कमीशन फॉर चाइल्ड राइट्स, उसका आज मैंने बयान देखा कि वो कह रहे हैं कि ये इस तरह से जो बच्चे बैठे हैं इनके साथ में, ये बच्चों का शोषण है। ये क्यों कर रहे हैं आप? ये प्रदर्शनों में बच्चे क्यों नजर आ रहे हैं? भाई शाहीन बाग की महिलाएं अगर प्रदर्शन में बैठी हैं दिन रात, उनके बच्चे कहाँ बैठेंगे? एक्सक्यूज मी, कहाँ बैठेंगे उनके बच्चे? हुकूमत की तरफ से शहरियत के कानून की वजाहत पर मुजाहिरीन भी सवाल उठा रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी अब एक बेदारी मुहिम शुरू कर रही है। बहुत से मुजाहिरीन ने भी ये सवाल उठाया कि हुकूमत मुल्क की गिरती हुई मईशत, महंगाई पर काम नहीं कर रही है। हमारे नुमाइंदे खुर्रम शहजाद ने लोगों से बातचीत की। नागरिकता कानून को लेकर देश में बहस तेज है, लेकिन इस बीच बीजेपी ने यह साफ कर दिया है कि वो पीछे नहीं हटेगी। एक मिस कॉल अभियान भी चलाने की बात कही गई है। हम शाहीन बाग में हैं, यहाँ के लोग इस पूरे अभियान को कैसे देखते हैं, बीजेपी के इस कदम को कैसे देखते हैं? हमारे साथ बहुत सारे लोग मौजूद हैं। सर, जिस तरह से बीजेपी ने कहा कि हम मिस कॉल दे करके CAA का समर्थन कराएंगे, कैसे देखते हैं आप इसे? पहली बात है कि इसके बारे में आम जनता को बताया नहीं गया है और सिर्फ ये एक तरह की प्रोपगंडा है। जब तक आप कानून के सारे प्रावधानों को जनता के बीच नहीं समझा देते हैं बढ़िया ढंग से, तब तक आप जनता का राय नहीं ले सकते। सबसे पहली बात है कि आपको राय भी लेनी थी तो कानून बनाने से पहले राय लेनी थी।
कानून बनाने के बाद राय लेने का कोई औचित्य नहीं रह जाता, ये तो मजाक है। जिस तरह से बीजेपी कह रही है कि हम जो है अब लोगों को उतारा जा रहा है, सीधे तौर पर दो फाड़ दिख रहे हैं, एक उसके विरोध में है और एक समर्थन में है। बहुत सारे लोग समर्थन में भी सामने आए हैं। जो भी लोग समर्थन में सामने आए हैं उन लोगों को कानून की बढ़िया से जानकारी नहीं है। इस कानून का जब प्रावधान हुआ था वो अटल बिहारी वाजपेयी जी के समय में हुआ था और उसके कुछ प्रावधान नौकरशाह को इतना ज़्यादा तरजीह देगी, नौकरशाह इतने मजबूत होंगे और जो आम आवाम भारत में आज भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको 2 वक्त का खाना नहीं मिलता है, वो लोग कानूनी रूप से कैसे साबित कर पाएंगे कि हम भारत के नागरिक हैं? सरकार कह रही है कि हम पीछे नहीं हटेंगे। अब आप लोग कब तक लड़ाई लड़ेंगे? देखिए, जहाँ तक मेरा सवाल है इस मुद्दे पर, सरकार बोल रही है, अमित शाह ने अभी कल बोला भी था, आपने भी देखा होगा कि 1 इंच पीछे नहीं हटेंगे। तो मैं कहता हूँ हम 1 मिनट भी यहाँ से हम पीछे नहीं हटेंगे इस मुद्दे को लेकर। जहाँ तक CAA का सवाल है, ये तो सरकार को वापस लेना ही पड़ेगा। सरकार जिस तरह से एक अभियान चला रही है, क्योंकि क्या आपको लगता है कि सरकार को बात करना चाहिए और जो मुख्य जो आपका मांग है कि इसमें क्या चेंज आना चाहिए? देखिए, जहाँ तक चेंज का सवाल है, ये तो सरकार की तरफ से कोई बड़ा यहाँ पर आता, आपने देखा होगा इतने दिन से यहाँ पे चल रहा है और उनके यहाँ पे लेडीज भी हैं, यहाँ पे मंत्री स्मृति ईरानी है, मेनका गांधी है, किसी ने आने की हिम्मत नहीं दिखाई जा रही है। उनको खुद नहीं पता है कि कैसे समझाएं आवाम को। आवाम समझने की कोशिश कर रही है लेकिन उनके पास मुद्दा नहीं है कि कैसे समझाया जाए। आप खुद समझ लीजिए, CAA का जहाँ तक मुद्दे का सवाल है, भाई हमारे यहाँ पे कितने पढ़े लिखे हैं, उस टाइम की बात करते हो आप, कहाँ से कागज लेकर आएंगे, क्या लेकर आएंगे? दूसरी बात, आप बाहर से लेकर आने की बात कर रहे हो, बाहर से लेकर आने की बात कर रहे हो, रोजगार नहीं है यहाँ पे देने के लिए, तो आप क्या करोगे CAA का लाके यहाँ पे? आप यहाँ पर आए हुए हैं, आप लोग, आप क्या चाहते हैं? अब सरकार क्या, क्योंकि सरकार बार बार कह रही है हम आपको डराना नहीं चाहते, आपको कोई बाहर नहीं निकाला जाएगा, इस तरह की बातें करें। सर देखिए, सबसे पहली बात ये है कि सरकार से डरता कौन है और डर किस बात का है? मैं हिंदुस्तान का नागरिक हूँ, मैं यहाँ पैदा लिया हूँ और मैं यहाँ रहूंगा, इस सरजमीन पे पैदा लिया, इस सरजमीन पे मैं मरूंगा। तो ये शाहीन बाग के लोग हैं जिन्होंने साफ कर दिया है जब तक सरकार कानून वापस नहीं लेगी तब तक वो डटे रहेंगे और सरकार के कानून को लेकर, उसके रवैये को लेकर भी कई तरह के सवाल उठाए गए हैं। कैमरामैन गौरव सक्सेना के साथ खुर्रम शहजाद, न्यूज़ 18 उर्दू, दिल्ली। मशरिक़ वस्ता में ईरान और अमेरिका आमने सामने है। ईरान के खिलाफ ट्रंप के अल्फाज सख्त होते जा रहे हैं। ईरान ने कासिम सुलेमानी की मौत का शदीद बदला लेने की धमकी दी है। ट्रंप ने ईरान को वार्निंग दी, अगर ईरान ने कोई भी कार्रवाई की तो उसके संगीन नताज उठाने पड़ेंगे। आप देखिए रिपोर्ट, हमें दीजिए इजाजत। आदाब। पासदारान इनकलाब इस्लामी के कमांडर कासिम सुलेमानी और हशद अल शाबी के डिप्टी कमांडर अबू अल महदी अल मुहंदिस की मौत के बाद मशरिक़ी वुस्ता में जंगी सूरत हाल पैदा हो गई है। ईरान के खिलाफ अमरीकी सदर के अल्फाज बहुत ही सख्त हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि अमरीका के पास कई नए जंगी असलहा है और अगर ईरान ने कोई कार्रवाई की तो वो इस नए सामान में से कुछ ईरान भेजने में बिल्कुल भी नहीं हिचकिचाएंगे। ट्विटर पर अपने पैगाम में उन्होंने कहा कि अमेरिका दुनिया की सबसे बड़ी और सबसे बेहतरीन फौज है और उन्होंने ईरान की जानिब से किसी अमरीकी अड्डे या किसी अमरीकी पर हमले की सूरत में ईरान को निशाना बनाने की धमकी दी। इससे कबल एक और ट्वीट में उन्होंने कहा कि अगर ईरान ने हम पर दोबारा हमला किया जिससे गुरेज करने का मैं भी उन्हें मशवरा देता हूं, तो हम उन पर इतना शदीद हमला करेंगे जो उन पर पहले ना हुआ होगा। ट्रंप ने कहा कि वो ईरान की ऐसी 52 आला सतही तंसीबात और मकामात पर हमला करेगा जो ईरान और उसकी सकाफत के लिए निहायत अहम हैं और ये अहदाफ पहले ही निशाने पर लिए जा चुके हैं। वहीं दुनिया भर से कई ममालिक से ईरान और अमेरिका के बीच जंग न होने की पूरी कोशिश की जा रही है। अमरीकी अफवाज की जानिब से इराक के दारुल हुकूमत बगदाद में किए गए एक ड्रोन हमले में ईरान के पासदारान इनकलाब की कुद्स फोर्सेस के सरबराह जनरल कासिम सुलेमानी हलाक हो गए थे। उनकी हलाकत के बाद ईरानी रहनुमाओं की जानिब से इस हलाकत का बदला लेने का ऐलान किया गया है। कासिम सुलेमानी के जनाजे के जुलूस के चंद घंटे बाद
अमरीकी सिफारत खाने और एयरबेस के करीब रॉकेट हमले हुए हैं, जिनमें कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। जबकि रॉकेट हमलों के कुछ देर बाद सदर ट्रंप ने ईरान पर हमलों की वार्निंग दी है। उधर ईरान की जानिब से 3 दिन तक का सोग मनाया जा रहा है और कहा जा रहा है कि शायद ईरान इसके बाद अमेरिका पर हमला करेगा। उधर ईरान के कुम में वाक़े मस्जिद जमकरान के गुंबद पर लाल झंडा लहराया गया है, जिसे जंगी सायरन के तौर पर देखा जा रहा है। वहीं आज मेजर जनरल कासिम सुलेमानी की जसद खाकी को ईरान लाया गया। कल इराक के करबला और नजफ अशरफ में नमाज जनाजा में लोगों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। आज ईरान के शहर मशहद में नमाज जनाजा होगी। लोग हजारों की तादाद में मशहद पहुंचे हैं और सड़कों पर जमा होकर नवाह खानी जारी है। इसके बाद उनकी जसद खाकी को उनके आबाई इलाके करमान लिया जाएगा और फिर कल तेहरान लाया जाएगा, जहां ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनेई उनका नमाज जनाजा पढ़ेंगे।